everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी ज्यामितीय जो समावयवी हैं उनके गुण धर्म के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनमें डिफरेंट स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन होता है, डिफरेंट त्रिविम विन्यास होता है, जिसके कारण से उनके जो भौतिक गुणधर्म या रासायनिक गुणधर्म या दोनों गुणधर्म क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या होगा, डिफरेंट स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन होगा। और यहाँ पर हम कुछ जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और सबसे पहला जो हमने लिया है फर्स्ट है स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो होते हैं, सिस और ट्रांस। अगर उनके आपस में हम स्थायित्व के बारे में बात करें, स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, तो इनको समझने के लिए हमने क्या किया कि जो ब्यूट टू इन है इसके हमने यहाँ पर दोनों बना लिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। तो यहाँ देखो मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ लगा दिया H। यहाँ लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप और यहाँ लगा दिया मैंने H। तो जो ये फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है, ड्रॉ किया है, ये तो क्या है, सिस फॉर्म है ब्यूट टू इन की। अगर आप यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्म आप बनाओगे तो यहाँ मैंने क्या किया, सबसे पहले जो डबल वाले कार्बन हैं वो ड्रॉ किए। यहाँ लगा दिया मैंने क्या, CH3 मिथाइल ग्रुप और यहाँ लगा दिया मैंने H। अब मुझे ट्रांसफॉर्म को ड्रॉ करना है तो इनको करूंगा आपस में इंटरचेंज। तो ये हो गया H और ये लगा दिया मैंने यहाँ पर CH3 और ये जो फॉर्म आप देखोगे इसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिस फॉर्म है और जो ट्रांसफॉर्म है, अगर दोनों में आप स्टेबिलिटी को देखें तो आप देखेंगे सिस फॉर्म में क्या है कि जो बल्कि ग्रुप हैं, बड़े साइज के ग्रुप हैं, बड़े आकार के ग्रुप हैं, वो डबल के रेस्पेक्ट में क्या है, सेम साइड में है। क्योंकि बल्कि ग्रुप इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सेम साइड में है तो दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि ये पास पास में है, रिपल्शन ज्यादा होगा। और जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो इस फॉर्म के लिए जो एनर्जी है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब इसके लिए, इस सिस्टम के लिए, इस फॉर्म के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो स्टेबिलिटी होगी, स्थायित्व होगा, वो इस फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म के लिए जो स्टेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी लो। लेकिन यहां देखोगे आप ट्रांसफॉर्म में क्या है, इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो बल्कि ग्रुप हैं, बड़े साइज के ग्रुप हैं, वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जस्ट अपोजिट हैं तो आप देखोगे कि इनमें जो कंपैरेटिव, इसके कंपेयर में इनमें जो कंपैरेटिव डिस्टेंस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन लो होगा। रिपल्शन लो होगा तो इस फॉर्म के लिए, इस सिस्टम के लिए जो एनर्जी है इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और इस सिस्टम के लिए, इस फॉर्म के लिए एनर्जी की वैल्यू लो होगी। तो यहां ध्यान रखेंगे कि इस फॉर्म के लिए जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, स्टेबिलिटी, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस फॉर्म के लिए ज्यादा होगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में तो सिस फॉर्म में बल्कि ग्रुप सेम साइड में है, जबकि ट्रांसफॉर्म में जो बल्कि ग्रुप हैं, बड़े साइज के ग्रुप हैं, वो जस्ट अपोजिट हैं। तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, रिपल्शन लो, एनर्जी की वैल्यू लो, स्टेबिलिटी ज़्यादा। यहाँ कंपैरेटिव डिस्टेंस कम है, पास पास में है, रिपल्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लो। यानी कहने का अर्थ ये है कि सिस और ट्रांस में अगर हम कंपेयर करते हैं, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अगर आप कंपेयर करेंगे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर आप कंपेयर करेंगे, तो यहां ध्यान रखेंगे कि ट्रांसफॉर्म यानी
जो विपक्ष रूप होगा वो समपक्ष की तुलना में क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ज्यादा स्थायी होगा। तो ये तो हमने बात की यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी के बारे में, स्थायित्व के बारे में। अब यहाँ पर हम जो सेकंड पॉइंट ले रहे हैं वो है डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट के बारे में यानी द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप यहाँ पर सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में अगर आप जनरली कंपेयर करें तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो होगी वो सिस फॉर्म के लिए ज्यादा होगी ट्रांसफॉर्म के कंपेयर में। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ये सिस फॉर्म जो होगी उसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ट्रांसफॉर्म के कंपेयर में ज्यादा होगी। अब यहाँ पर इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। और मान लिया यहाँ पर मैंने क्या किया, जो एग्जांपल लिया है वो लिया मैंने यहाँ पर 1,2 डाई क्लोरो एथीन यहां ले लिया, और जो ये लिया है मैंने 1,2 डाई क्लोरो एथीन, इसके यहां पर आप दोनों जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है वो आप यहां पर बनाएंगे, सिस और ट्रांस। तो यहां लगा दिया Cl, यहां लगा दिया मैंने H, यहां लगा दिया Cl और यहां लगा दिया मैंने H। जो ये फॉर्म यहां मैंने ड्रॉ की है ये तो क्या है, सिस फॉर्म है। अगर आप यहां पे इसकी ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो देखिए आप, ये हो गया इस प्रकार से, ऊपर आपने रखा सेम, यहां पर Cl था, यहां लगा दिया आपने H, और यहां पर क्या किया आपने, इंटरचेंज कर दिया। कैसे, H को आप यहां लेकर आ गए, Cl को आप यहां लेकर आ गए, और आप देख रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप जस्ट अपोजिट हो गए। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। लेकिन जब सेम ग्रुप सेम साइड में है तो ये कौन सा रूप है, आपका सिस रूप है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl। तो होगा क्या, इस बॉन्ड का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट लगेगा वो लगेगा Cl की तरफ लगेगा, यानी ये शिफ्ट होंगे Cl की तरफ। यहां पर आप जानते हैं कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl। तो इस बॉन्ड का जो लगेगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट वो लगेगा Cl की तरफ। तो कुल मिला के आप देखोगे दोनों के जो एरो हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जितना ये खींचेगा उतना ही ये अपनी ओर करेगा अट्रैक्ट। तो दोनों के जो वैल्यू है इक्वल है लेकिन बट जस्ट अपोजिट है। तो इस केस में आप देखोगे कि जो म्यू की जो वैल्यू होगी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ट्रांसफॉर्म के लिए होगी, ये तो होगी 0.0 डिवाइड। लेकिन यहां देखोगे आप, इस कार्बन और Cl में इस बॉन्ड का तो लगेगा Cl की तरफ और यहां लगेगा इसका इस वाले Cl की तरफ। यानी इस केस में जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होगी। और इस फॉर्म के लिए, इस फॉर्म के लिए जो म्यू की वैल्यू होगी वो है 1.85 डिवाइड है। और इस केस में आप यहां देख रहे हैं कि ट्रांस की तुलना में जो सिस फॉर्म है उसके लिए जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है। ये यहां लिया आपने पहला एग्जांपल 1,2 डाई क्लोरो एथीन का। अब यहां देखिए हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। तो यहां क्या किया मैंने, एक एग्जांपल मैंने यहां पर और ले लिया। तो यहां देखो लिया मैंने अब क्या, ये लिया मैंने ब्यूट टू इन, ये यहां पर लिया है मैंने ब्यूट टू इन। और जो ये ब्यूट टू इन है इसके भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है वो आप यहां बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, यहां पर जो डलोन वाले कार्बन हैं वो मैंने यहां पे बना लिए इस प्रकार से। और आप जानते हैं ब्यूट टू इन है तो यहां लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, यहां पे आ जाएगा एक H। यहां पर भी लगा दिया मैंने क्या, मिथाइल ग्रुप, और यहां लगा दिया मैंने क्या, H। और आप जानते हैं इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप सेम साइड में है तो ये कौन सा रूप है, ये तो है सिस फॉर्म। अगर इसका यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो रखेंगे आप सेम मिथाइल ग्रुप और ये हो गया H, और जो नीचे वाला ग्रुप लगे हुए हैं उन्हें करोगे आप इंटरचेंज। H को आप यहाँ लेके आओगे तो मिथाइल को पहुंचाओगे आप यहाँ पर। तो यहाँ देखोगे आप कि जो सेम ग्रुप है
वो हो गया अब जस्ट अपोजिट, और जो ये फॉर्म यहाँ बनी है ये होगी इसकी ट्रांसफॉर्म। ये हो गया आपके ब्यूट टू इन के सिस और ट्रांसफॉर्म होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है इसका होता है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। तो होगा क्या यहाँ पर, इसमें अगर आप देखें तो ये डोनेट करेगा, रिपेल करेगा इस कार्बन की तरफ, यहाँ पर ये रिपेल करेगा इस वाले कार्बन की तरफ। तो दोनों के जो आप देखेंगे एरो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो इस केस में भी आप देखोगे कि जो म्यू की वैल्यू होगी ट्रांसफॉर्म के लिए ये होगी 0.0 डिवाई होगी। लेकिन यहां देखोगे आप इसके लिए ये करेगा डोनेट, रिपेल करेगा इस वाले कार्बन की तरफ। तो बिल्कुल सेम यहां देखोगे आप, ये भी क्या करेगा, यहां पर ये रिपेल करेगा इस वाले कार्बन की तरफ। तो यहां देखोगे आप दोनों के एरो अब अपोजिट नहीं है, और इस केस में म्यू की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। और यहां देखोगे आप म्यू की जो वो वैल्यू होगी सिस फॉर्म के लिए ये होगी 0.4 डिवाई। इन केस में आप देखोगे इन दोनों ही एग्जाम्पल में आपने देखा कि सिस फॉर्म के लिए जो म्यू की वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है उसके लिए क्या है, 0 है। लेकिन इस केस में आपने एग्जाम्पल देखा कि यहां पर जो ये दोनों ग्रुप लगे थे Cl Cl, यहां लगे थे कौन, मिथाइल मिथाइल, दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था वो क्या था, सेम। अब जब दोनों ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सेम हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सेम हो, तो उस कंडीशन में ध्यान रखेंगे कि सिस फॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो तो ज्यादा होगी ट्रांसफॉर्म के कंपेयर में। अब यहां पर हम लेंगे एग्जाम्पल जिसमें जो दोनों ग्रुप लगे हुए होंगे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। अब यहां पर हमने लिखा है व्हेन बोथ सबस्टीट्यूएंट ग्रुप्स हैविंग अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी जो दोनों ग्रुप हैं अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या हो, जस्ट अपोजिट हो, तो इस कंडीशन में ध्यान रखोगे कि सिस और ट्रांस समपक्ष और विपक्ष रूप में अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां ध्यान रखेंगे कि ट्रांसफॉर्म का क्या होगा, जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा हो जाएगा सिस फॉर्म के कंपेयर में। इस कंडीशन में जो मैंने आपको यहां पर बताया है। अब यहां देखिए हम ले रहे हैं, यहां पर हमने लिया है एग्जाम्पल, और मान लिया एग्जाम्पल लिया है मैंने यहां पे 1 क्लोरो प्रोपीन, और जो यहां लिखा है मैंने 1 क्लोरो प्रोपीन, इसके आप यहां पर दोनों ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आप बनाएंगे सिस और ट्रांस। तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, ये लिखा मैंने C, यहां देखिए मैंने क्या किया, यहां तो लगा दिया मैंने H और यहां लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप को। यहां देखिए इस वाले कार्बन से मैंने एक लगा दिया H और यहां लगा दिया मैंने Cl। अब आप देखेंगे लॉन्ग चेन आपकी ये हो जाएगी, 3 कार्बन है, 1 से लगा हुआ कौन है, Cl, तो ये हो गया 1 क्लोरो प्रोपीन। अब आप जानते हैं इसके रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका सिस फॉर्म ट्रांस रूप, सिस फॉर्म यानी समपक्ष रूप। अब इसका ट्रांस रूप आप बनाएंगे, तो इसका जब ट्रांसफॉर्म आप ड्रॉ करेंगे तो ये लिखा इस प्रकार से, आपने सबसे पहले जो डबल कार्बन है वो आपने ड्रॉ किए। यहां पर आप जानते हैं क्या लगा हुआ है, H, ये लगा हुआ है यहाँ पर क्या, CH3 मिथाइल ग्रुप। यहां आप करेंगे इंटरचेंज, तो क्या किया मैंने यहाँ पर, जब आप इंटरचेंज करोगे तो ये तो आ जाएगा इस तरफ, यहाँ Cl, और ये आ जाएगा इस तरफ, ये हो गया H, और जो ये फॉर्म आप देखोगे ज्यामितीय रूप आपको मिलेगा, ये यहाँ क्या है, ये है ट्रांस। अब जो मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है इसमें आप देखोगे कि जो ये दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जस्ट अपोजिट है। इसका तो होता है माइनस आई इफेक्ट, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पर आप ट्रांस में अगर बात करते हैं और सिस में बात करेंगे तो यहाँ देखिए इसका होगा क्या, ये तो है इसका होता है प्लस आई इफेक्ट, तो इसका होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, तो एरो होंगे इस तरह से। इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट है Cl का, क्योंकि इसका होता है माइनस आई इफेक्ट, तो इसका होगा इस तरफ।
अगर आप इसमें देखें तो आप देखोगे इसका तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये तो डोनेट करेगा, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। Cl का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, हमारे साई है, तो इसका हो जाएगा इस तरह से। तो आप देखेंगे इस केस में इन दोनों के एरो अब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ जब आप कंपेयर करोगे तो इस फॉर्म के लिए जो म्यू की वैल्यू है ये तो होगी 1.71 डिवाई, लेकिन जो इस ट्रांसफॉर्म में अगर आप देखें तो दोनों के जो एरो हैं वो सेम साइड में आ रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। तो ट्रांसफॉर्म के लिए जो म्यू की वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की ज्यादा हो जाएगी, इसके लिए होगी 1.77 डिवाई। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जैसा मैंने बताया कि जब दोनों ही ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपोजिट हो जाए तो उस कंडीशन में सिस की तुलना में जो ट्रांसफॉर्म होता है उसके लिए जो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहां पर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वोथनांक। तो यहां देखिए हम बात करने जा रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हाईली इफेक्टेड होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के द्वारा, यानी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है उनके द्वारा जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, हाईली इफेक्टेड होंगे, बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी। अब यहां देखिए इसमें होता क्या है कि जो ट्रांसफॉर्म होता है, आप जानते हैं कि जो मेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं दो होते हैं, सिस और ट्रांस। तो जो ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में होगा क्या वो आप ध्यान रखेंगे कि वांडर वाल, क्या बताया मैंने आपको, वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडर वाल फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्म जो होगी उसके लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। ट्रांसफॉर्म के लिए ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, सिस फॉर्म के कंपेयर में। किसकी वैल्यू, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू। तो इसका सीधा अर्थ क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे, हायर होंगे। किसके लिए, ट्रांसफॉर्म के लिए। लेकिन जो सिस फॉर्म है उसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, इसकी तुलना में कम होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफॉर्म जो है उसके लिए वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल आकर्षण बल का मान ट्रांसफॉर्म के लिए ज्यादा होगा, क्यों? तो उसका कारण यह है कि जो ट्रांसफॉर्म होती है उसमें होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोज, काफी पास आ जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स के काफी क्लोज यानी पास आने से उनमें होता क्या है, स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसीलिए जो ट्रांसफॉर्म होंगे उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जो सिस फॉर्म है उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहां पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे में, और यहां पर जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है वो क्या है, वो है ब्यूट 2-in-1,4 डाई ओइक एसिड। और जो मैंने यहां पर ये लिखा है ब्यूट 2-in-1,4 डाई ओइक एसिड, इसके आप यहां पे ड्रॉ करेंगे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, ज्यामितीय रूप। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले क्या किया कि जो डबल वाले कार्बन हैं वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। तो जो पहले वाला कार्बन है उस पर आपने क्या लगाया, उस पर आप लगा दिया, एक तो लगा दिया H और यहाँ लगा दिया आपने COOH, और जो ये कार्बन है यहाँ पर क्या किया आपने लगा दिया H और यहाँ लगा दिया COOH। इसमें आप देखेंगे इसके रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप सेम साइड आ गए, तो ये तो कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। अगर आप ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो आप करेंगे कि यहाँ पर वापस क्या किया कि जो डबल वाले कार्बन हैं ड्रॉ किए, पहले वाले कार्बन पर जो ग्रुप लगे हुए थे वो रखे आपने बिल्कुल सेम H और यहाँ लगा दिया COOH, और यहाँ जो लगे हुए हैं
उन्हें किया आपने आपस में इंटरचेंज। तो यहां पर आप लेकर आगे किसको, COOH को, और यहां क्या लेके आगे आप H को। और आप देखेंगे इसके रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप के आगे जस्ट अपोजिट। तो जो ये फॉर्म है ये क्या है, इसकी ट्रांसफॉर्म है। और आप देख रहे हैं यहां पर कि जो यहां पर ब्यूटूइन 1,4-डाइओइक एसिड की सिस फॉर्म है, इसका नाम तो होता क्या है, ये होता है मैलेइक एसिड। और इसका जो है ट्रांसफॉर्म है, इसका नाम क्या होता है, यह फ्यूमेरिक एसिड। यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप सेम साइड में हो तो ये हो गया मिलकर यानी मैलेइक, फिर जस्ट अपोजिट हो गए तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड। और जैसा मैंने बताया कि सिस के कंपेयर में जो ट्रांसफॉर्म है उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो आपका फ्यूमेरिक एसिड है इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है इसकी वैल्यू होती है 287 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए तो है हायर, लेकिन जो आपका सिस फॉर्म है यानी जो मैलेइक एसिड है इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है इसकी वैल्यू लो होती है, इसकी वैल्यू है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सिस फॉर्म के कंपेयर में जो ट्रांसफॉर्म है उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, ड्यू टू हैविंग स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ट्रांसफॉर्म। और आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्म के लिए ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे काफी क्लोज आ जाते हैं, जिससे इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहां पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। तो यहां देखिए, यहां पर अब हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और जो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है इसके आप यहां पर दोनों फॉर्म बनाएंगे, सिस और ट्रांस। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां लिखा डबल बॉन्ड C, यानी जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है वो मैंने यहां पहले ड्रॉ कर लिए, और जो ये कार्बन है इससे एक लगाया मैंने H, और यहां लगा दिया मैंने फिनाइल ग्रुप C6H5, और इस वाले कार्बन से मैंने क्या लगा दिया, एक लगा दिया H, और यहां लगा दिया COOH। इसमें आप देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप सेम साइड आगे, तो ये तो बताओ क्या है, ये तो सिस फॉर्म है। अब इसका ट्रांसफॉर्म आप बनाओगे तो आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले कार्बन को आपने यहां लिखा, फिर क्या किया, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रखा सेम, यहां पर है H, और यहां लगा हुआ है C6H5, और यहां पर आपने कर दिया इंटरचेंज। कैसे, यहां पर आप H को लेके आप इधर आ गए, और यहां पर आप लेकर आगे किसको, COOH को। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये इसका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है। अब जब चेक कीजिए कि जो यहां पर सिस फॉर्म है इसका नाम तो होता क्या है, ये होता है एलोसिनेमिक एसिड। क्या नाम है इसका, एलोसिनेमिक एसिड। और इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है इसको हम सिंपली कहते हैं क्या है, ये होता है सिनेमिक एसिड। तो यहां ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने बताया, अगर आप इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू देखें तो जो सिस फॉर्म है इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू जो होती है वो तो होती है 68 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है, जो सिनेमिक एसिड है, इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 133 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसमें आपने देखा कि सिस और ट्रांस में अगर आप कंपेयर करें तो जो ट्रांसफॉर्म है उनके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है उनकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो ध्यान रखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिस के कंपेयर में ट्रांसफॉर्म के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यदि जो दोनों ग्रुप लगे हुए हों, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जस्ट अपोजिट हो तो वहां ध्यान रखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि इस कंडीशन में होगा क्या, अगर आप यहां पर सिस और ट्रांस इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू है उनमें अगर आप कंपेयर करें
तो इस केस में होगा क्या कि सिस के लिए वैल्यू जो होगी ज्यादा हो जाएगी ट्रांस के कंपेयर में। एग्जाम्पल लें तो यहां देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पे लगा दिया एग्जाम्पल हम ले रहे हैं किसका, देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहां पर एग्जाम्पल ब्यूट 2-enoic एसिड, जिसको हम कहते हैं क्या है ब्यूट 2-enoic एसिड, या हम कहते हैं 2-butenoic एसिड। अब इसके हम बनाएंगे दोनों ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो डबल वाले कार्बन हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए डबल वाले कार्बन, और जो ये कार्बन आप देख रहे हो इस पहले वाले कार्बन से क्या लगा दिया आपने यहाँ पर, एक तो लगा दिया H और एक आपने यहाँ लगा दिया CH3। तो ये हो गया इस प्रकार से यहाँ पर। और दूसरा जो है डबल वाला कार्बन उससे क्या लगा दिया आपने, एक लगा दिया आपने H और एक आपने यहाँ लगा दिया क्या COOH आपने यहाँ लगा दिया। तो आप जानते हैं सेम ग्रुप सेम साइड में आगे। तो ये तो बताइए कौन सा फॉर्म है, ये तो सिस फॉर्म है किसका, ब्यूट 2-enoic एसिड का लॉन्ग चेन आपकी ये हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रखोगे आप यहाँ पर सेम। आपको ध्यान है इस वाले कार्बन से आपने क्या लगाया यहाँ पर, एक तो लगा दिया है क्या मिथाइल ग्रुप CH3 और एक आपने यहाँ लगा दिया क्या H, और जो नीचे वाला है उसे कर दिया आपने इंटरचेंज। कैसे, इसको आप यहां लेकर आ गए और इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में लेके चले गए। तो यहां देखोगे आप सेम ग्रुप क्या हो गया, आप जस्ट अपोजिट। तो जो ये फॉर्म है ये क्या होती है, ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। और एक बात आप जानते हैं कि इसका जो सिस फॉर्म होता है इसको हम नाम देते क्या है, ये होता है आइसोक्रोटोनिक एसिड। क्या है, सिस फॉर्म जो है वो तो होता है आइसोक्रोटोनिक एसिड, और जो उसका ट्रांसफॉर्म है ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपली क्रोटोनिक एसिड कहते हैं। और यहां पर एक बात आप देख रहे हैं कि जो यहां पर दोनों ग्रुप लगे हुए हैं CH3 और COH, इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो क्या जस्ट अपोजिट है। अपोजिट कैसे कि ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट होता है। ये करेगा यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट है। तो दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया तो आप जानते हैं कि सिस के लिए वैल्यू होगी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट की, ट्रांस के लिए क्या हो जाएगी कम। तो जो आपका आइसोक्रोटोनिक एसिड है जो सिस फॉर्म है, इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है इसके लिए वैल्यू होती है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है, जो क्रोटोनिक एसिड है, इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस कंडीशन में आप जो देख रहे हैं कि ट्रांस के कंपेयर में जो सिस फॉर्म है उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अब यहां पर हम फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं कौन कौन, सिस और ट्रांस, दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। इसको हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो आप जानते हैं कि जो मैलेइक एसिड है और जो फ्यूमेरिक एसिड है बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर यह लिखा C+C, यहां पर मैंने क्या लगा दिया H और यहां लगा दिया मैंने COOH ग्रुप लगा दिया। और इस कार्बन पर मैंने क्या किया, यहां लगा दिया H और यहां लगा दिया मैंने COOH। इसमें आप देखेंगे कि दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप सेम साइड में हैं, तो ये सिस फॉर्म है। और जो ये सिस फॉर्म है इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है मैलेइक एसिड। क्या नाम इसका, मैलेइक एसिड। अब यहां पर जो ये मैलेइक एसिड लिया है इसका आप बनाओगे ट्रांसफॉर्म।
तो यहां देखिए मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म सी डबल बॉन्ड सी, इस वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है H, और यहां रखा बिल्कुल सेम COOH, और जो नीचे वाला कार्बन है इस पर आपने जो ग्रुप लगे हुए हैं वो आपने कर दिया इंटरचेंज, इसको आप यहां लेके आओगे तो ये हो गया यहां पर क्या COOH, और यहां आ गया कौन, दूसरी तरफ आ गया H। ये क्या होता है, इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। तो जो ये मैलिक एसिड है और जो फ्यूमेरिक एसिड है ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, किसके, ब्यूटीन 1,4-डाइओइक एसिड की। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो आपका ये मैलिक एसिड है इसको जब आप हीट करोगे तो ये तो क्या करता है, लो टेम्परेचर पे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए आप यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही आप मैलिक एसिड को आप हीट करेंगे और जो टेम्परेचर है वो यहाँ रखेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 140 डिग्री पर, जब इसको आप गर्म करेंगे तो होगा क्या कि दोनों इसमें मैलिक एसिड में दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हैं, सेम साइड में है, सेम साइड में है, तो ये आपस में इजीली करेंगे इंटरेक्ट, आपस में अंतर क्रिया करेंगे। कैसे, एक का तो ये वाला H और एक का ये वाला OH, ये आपस में यहां रिएक्शन करके बताओ यहां पे ये निकालेगा क्या, ये तो निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल को H2O को, और ये करेगा क्या, यहाँ पर एनहाइड्राइड का करेगा फॉर्मेशन। क्या बनेगा देखिए, ये हो गया यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, इस वाले कार्बन से यहां लगा हुआ है कौन H, यहां लगा हुआ कौन H। अब देखिए यहां पर कौन बचा, यहां बचा CO, ये CO, तो मैंने यहां लगा दिया अब क्या CO, और यहां पर भी लगा दिया मैंने क्या CO, और जो एक O बचा है ये वाला O, इसकी सहायता से दोनों कार्बन को आप यहां पर जोड़ देंगे, और दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो जो ये आपको मिलेगी स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होता है, ये होता है मैलेइक एनहाइड्राइड। यानी कहने का अर्थ है कि जो मैलिक एसिड है वो तो लो टेम्परेचर यानी 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मॉलिक्यूल को इजीली करेगा एलिमिनेट, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड में COH, तो ये आपस में करेंगे इजीली करेंगे इंटरेक्ट, और ये वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के क्या करेगा, मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब हम बात करें किसके बारे में, फ्यूमेरिक एसिड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए कि जो फ्यूमेरिक एसिड है, जो यहां रिएक्शन इसके लिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी, वही इस कंडीशन में जो यहां पर रिएक्शन होगी यह होगी यहां पर 270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो होगा क्या, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा हाई टेम्परेचर। तो होगा क्या कि पहले तो जो फ्यूमेरिक एसिड है वो पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर, मैलिक एसिड में, और उसके बाद फिर क्या करेगा, ये निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल को, और उसके बाद फिर क्या होगा, मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां ध्यान रखेंगे कि ये तो करेगा लो टेम्परेचर पे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, लेकिन जो फ्यूमेरिक एसिड है इसमें दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो ये आपस में इजीली इंटरेक्ट करेंगे नहीं। इसीलिए जब आप हीट दोगे, गर्म करोगे, तो पहले ये कन्वर्ट होगा किसमें, मैलिक एसिड में, और फिर वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी यहां पर क्या है, डिफरेंस है। अब यहां पर हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध। तो यहां ध्यान रखेंगे कि कुछ सिस और ट्रांस जो आइसोमर हैं उनमें H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, और जो ये H बॉन्डिंग होती है वो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म को प्रभावित करती है। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ब्यूट 2इन 1,4-डाइओइक एसिड के हमने
दोनों जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है वो ले लिए, एक तो होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो यहां देखिए सबसे पहले ये लिखा मैंने यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, यहां देखो मैंने क्या लगा दिया एच, और यहां लगा दिया मैंने क्या एच, यहां लिखा मैंने क्या सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया यहाँ पर क्या ओ एच, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहां लगा दिया मैंने क्या सी, ये हो गया डबल बॉन्ड ओ, और यहां लगा दिया मैंने क्या ये हो गया आपका ओ एच ग्रुप, यानी ये हो गया पूरा COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ये किसकी है, ये है सिस फॉर्म की। कंपाउंड का नाम क्या है, ये होता है मैलेइक एसिड है। और जो ये मैलेइक एसिड है इसमें आप देखेंगे इसमें होगा क्या कि ये वाला H इस वाले O के साथ क्या करेगा, यहाँ पर H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और आप जरा ध्यान से देखिए कि ये H आ गया दो O के बीच में, तो जो यहाँ पर ये जो आप बॉन्ड आप देख रहे हो, जो यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है ये बन रहा है एक ही अणु में। और जब H बॉन्ड का निर्माण एक ही अणु में होता है उसको हम कहते क्या है, ये होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो यहां देखेंगे आप जो मैलेइक एसिड है इसमें तो क्या प्रेजेंट है, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो होगा क्या यहां पर आप देखेंगे इसमें इस केस में आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है, क्या बताया मैंने, इसमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन जो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है इसमें एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाएगा। तो होगा क्या, इसके जो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो होगी लो। कितनी होगी, ये होता है आपको पता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है क्या मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, यानी अणु एक के बाद एक लगातार जुड़ेंगे नहीं। इसका रीजन क्या है, इसके मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, कारण क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें होगा क्या वीक वांडर वाल, वीक वांडर वाल जो फोर्सेज हैं वो इसमें पाए जाएंगे। क्योंकि इसमें वीक वांडर वाल फोर्सेज पाए जाएंगे इसीलिए इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, लो होंगे। और साथ में आप देख रहे हो कम क्यों है, क्योंकि इसमें बन क्या रहा है, इसमें बन रहा है अंतः अणुक यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड का हो रहा है फॉर्मेशन। दूसरी तरफ अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म लें तो देखिए मैंने यहां पर यह लिखा C डबल बॉन्ड C, यहां लगा दिया आपने इस वाले कार्बन पर एक तो लगा दिया मैंने H, एक यहां लगा दिया मैंने क्या C डबल बॉन्ड O, और यहां लगा दिया मैंने क्या OH, यहां लगा दिया मैंने क्या H, और यहां लगा दिया मैंने C डबल बॉन्ड O, और यहां लगा दिया मैंने क्या OH। ये क्या हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों जस्ट अपोजिट हैं। तो ये जो फॉर्म आप देखोगे ये क्या होगी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगी। और इसकी जो ट्रांसफॉर्म है इसका नाम क्या होता है आप जानते हैं, ये होता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम है इसका, फ्यूमेरिक एसिड। अब आप देखोगे जो ये फ्यूमेरिक एसिड है इसमें यहां पर होगा क्या, इसमें फ्यूमेरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक के बाद एक आएंगे। तो जो अगला जो आएगा वो इस वाले H के साथ क्या करेगा, H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जो आगे आएगा यहाँ पर वो इस वाले O के साथ क्या करेगा, H बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर जो H बॉन्ड बनेगा ये बनेगा यहाँ पर दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच में। तो जो H बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं क्या है, उसको हम नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं, यानी अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। उससे होगा क्या कि यहां पर इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे फ्यूमेरिक एसिड के वो एक के बाद एक लगातार जुड़ते जाएंगे। तो यहां देखिए यहां पर तो था मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एब्सेंट, क्योंकि यहां पर ये था। इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान रखेंगे
इसमें होगा मॉलिक्यूलर एसोसिएशन जो होगा वो इसमें प्रेजेंट होगा, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वन बाय वन लगातार जुड़ते जाएंगे। इससे होगा क्या, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो हो जाएंगे ज्यादा। इसका मान कितना होता है फ्यूमेरिक अम्ल के लिए 287 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू होती है इनके मेल्टिंग पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसका रीजन क्या है, इसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। रीजन क्या है कि ये जो होता है फ्यूमेरिक अम्ल, इसमें होगा क्या, इसमें स्ट्रॉन्ग वांडर वाल, स्ट्रॉन्ग वांडर वाल्स जो फोर्सेज हैं वो इसमें होंगे प्रेजेंट, ये होंगे इसमें प्रेजेंट। जबकि इसमें क्या थे, वीक वांडरवाल फोर्सेज जो थे वो इसमें प्रेजेंट थे। वीक थे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गए, कम। क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, अंतः आणुक एच बंध था। इनमें स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसमें क्या अंतराणविक एच बंध है। इससे होगा क्या कि जब मॉलिक्यूल है वो एक के बाद एक लगातार जुड़ते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि एच बंध का जो प्रकार है वो भी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, कौन कौन से, सिस और ट्रांस, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो आज के लेक्चर में यहाँ पर हमने बात की कि जो हमारे ज्यामितीय समावयव हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं, उनके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।